हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 11th की आरोह बुक में चैप्टर 5 पढ़ेंगे जिसका नाम है गलता लोहा। जी हाँ, गलता लोहा हमारे लेखक शेखर जोशी जी द्वारा लिखा गया एक कहानी है, जो कि ये कहानी उन्होंने आधुनिक जीवन के यथार्थ मार्मिक चित्रण करने के लिए यहाँ बताई हुई है। गलता लोहा में उन्होंने एक जातीय अभिमान के पिघलने और उसका रचनात्मक कार्य में ढलते दिखाया गया है। जी हाँ, जातीय अभिमान के पिघलने और रचनात्मक कार्य में ढलने का काम इस कहानी में बताया गया है। इस कहानी का शॉर्ट रूप यद्यपि हम लाइव क्लास में पढ़ चुके हैं, फिर भी हम आपको शॉर्ट समरी यहाँ पर बता देते हैं कि मोहन नाम का जो व्यक्ति है, उसके पिता यद्यपि वृद्ध हैं, पुरोहिती का काम करते हैं। वह उन्हें पढ़ाने की बहुत आशा रखते हैं और पढ़ाने के लिए उसको बाहर लखनऊ भी भेज देते हैं। लेकिन लखनऊ जो उसका रमेश नाम का एक व्यक्ति उनको ले जाता है, वह उस पर बहुत ज़्यादा जुल्म ढाता है, उससे बहुत सारे घर के काम करवाता है और इतना काम करवाता है कि आगे उसको पढ़ने का मौका नहीं मिलता है, मुश्किल से वो पास हो पाता है। लेकिन ये सब घटना को वह अपने पिता से नहीं बता पाता है। पिता को तो सिर्फ उसकी ऊपरी अफवाहें ही पता चलती हैं कि उसका बेटा बहुत बड़ा अफसर बनने वाला है, पढ़ लिख के बहुत होशियार हो गया है। वहीं दूसरी ओर उसका एक मित्र जो गांव में पढ़ा करता था, धनराम, लोहार का बेटा था, लोहे पीटने का काम ही किया करता था, तो वो भी यहाँ पर था। दोनों के जीवन में बहुत ज़्यादा डिफरेंस था। एक बहुत बुद्धिमान मोहन जहाँ बहुत बड़ा बुद्धिमान है, वहीं धनराम एक लोहार का बेटा और कम बुद्धि वाला होने के कारण से। लेकिन इस तरीके की हालत होने के बाद भी जब मोहन अपने गांव वापस आया और धनराम की लोहे की दुकान में बैठ कर के उसके लोहे के काम को ध्यान से देखा और अपनी सारी पुरानी बातों को याद करता रहा और स्कूल के दिनों के बारे में भी बातें करता रहा, तब जा कर के आगे चल कर के उसने धनराम को एक लोहे की छड़ को मोड़ते हुए देखा और जो कि उससे मोड़ते हुए नहीं बन रही थी, तो संभवतः अचानक ये मोड़ने का काम मोहन ने उठ करके खुद कर दिया, जिसे देख कर के धनराम भी दंग रह गया। लेकिन इस काम में हुआ क्या था कि आगे चलकर पढ़ लिख कर यदि कोई बड़ी चीज़, बड़ी कुशलता का काम मोहन नहीं कर पाया है, तो अपने हाथों से बनाया हुआ रचनात्मक काम जो आज उसने किया है, उस मोहन के इस काम को देख कर के इतनी कुशलता हुई और उसमें इतनी उस फुर्ती, इस पावर को देख कर के धनराम तो भौचक्का ही रह गया। लेकिन धनराम के साथ साथ ये एक बड़ी हैरानी का विषय है कि एक ब्राह्मण का लड़का लोहार की दुकान में बैठ कर के लोहे का काम कैसे कर सकता है। और मोहन को भी इस बात की बहुत खुशी हुई और सबसे ज़्यादा तो उसे अपने जो सृजन उसने अभी नया किया था, उस लोहे की छड़ को, जिसे कि वह धनराम भी नहीं मोड़ पा रहा था, मोहन ने चंद मिनटों में उसको अपनी कार्यकुशलता के कारण से मोड़ दिया। इसकी सृजनात्मकता की जो चमक और खुशी मोहन के आँखों में थी, वो कुछ अलग ही थी। इसलिए एक अपने जातीय अभिमान को भुला करके काम करने में कोई भी शर्म नहीं रखते हुए मोहन ने धनराम के साथ वो लोहे का काम करना या उससे जो नहीं बन रहा था उसे तुरंत करने की टेक्निक बता करके वहाँ प्रदर्शन किया। इसकी उसे खुशी थी। तो जीवन में कुछ ना कर पाने के बाद भी, अपने आप को बेरोज़गार समझने के बाद भी, किसी भी काम में हस्तसिद्ध होने पर हमें स्वतः ही प्रसन्नता और खुशी होती है। ये हमें ध्यान रखना चाहिए। चलिए चलते हैं, क्योंकि हम शॉर्ट समरी की चर्चा लाइव क्लास में कर चुके हैं। अब हम सीधे चलते हैं इसके पाठ्य पुस्तक के प्रश्न अभ्यास पर चलते हैं, जिसमें हमें बहुत ही सुंदर प्रश्नों का जिक्र देखिए यहाँ पर किया गया है। पहला प्रश्न पूछ रहे हैं कि कहानी के उस प्रसंग का उल्लेख करें जिसमें किताबों की विद्या और घन चलाने की विद्या का जिक्र किया है। जी हाँ, धनराम लोहार के जो पिता थे, या कहें धनराम लोहार का ही बालक था, उसके दिमाग में गणित गणित कुछ बैठता नहीं था। और उनको जो पढ़ाने वाले मास्टर थे, मास्टर त्रिलोकी सिंह, ठीक, एक बार उन्होंने धनराम से 13 का पहाड़ा पूछा और पढ़ाते पढ़ाते वो भी बहुत थक जाया करते थे और अच्छी पिटाई वो धनराम को लगाया करते थे। लेकिन धनराम के पिता गंगाराम उसे लोहार का काम सिखा ही रहे थे, ठीक, और अंत तो गत्वा जा कर के वो लोहे का सारा काम अब धनराम को ही करना पड़ता था। बेव से सान चढ़ाना, धौंकनी फूंकना, हथौड़ा चलाना, घन चलाना इत्यादि बहुत सारे काम धनराम ने सीख लिए थे। अब वे भी गलती करने पर उसे छड़ी या हत्थे से ही पीटते थे। जैसे वो मास्टर पीटता था,
पढ़ाते समय वैसे उसके पिता भी पीटते थे। इस प्रकार धनराम एक साथ दो विद्याएं सीख रहा था, एक तो पढ़ाई की विद्या भी सीख रहा था और दूसरा लोहार का काम जो उसके घर में पेशे में होता था वो भी सीख रहा था। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। सेकंड नंबर का क्वेश्चन है कि धनराम मोहन को अपना प्रतिद्वंदी क्यों नहीं समझता था। देखिए, धनराम स्वयं को नीची जाति का समझता था और मोहन को ब्राह्मण ऊंची जाति का समझता था, क्योंकि उसके पिता पुरोहिती का काम किया करते थे। और जो मास्टर त्रिलोकी चंद हैं जो गणित पढ़ाया करते थे, वो यद्यपि धनराम को पीटा करते थे, मारा करते थे, क्योंकि वो कम बुद्धि वाला था, लेकिन मोहन बहुत बड़ा बुद्धिमान, प्रशंसक, क्लास का मॉनिटर और बहुत बड़े काम की सारी जिम्मेदारी वही संभालता था। इसलिए धनराम मोहन को अपना प्रतिद्वंदी इसलिए भी नहीं समझता था क्योंकि वह उसका भला ही चाहता था, कभी भी बुरा नहीं चाहता था। वह स्कूल के साथ में पढ़ने वाला व्यक्ति था, ठीक, और उन दोनों के बीच कोई भी स्पर्धा नहीं थी, इसलिए कोई प्रतिद्वंदी समझने का काम तो यहाँ है ही नहीं। नेक्स्ट है कि धनराम को मोहन के किस व्यवहार पर आश्चर्य होता है और क्यों। देखिए, धनराम को मोहन का हथौड़ा चलाना और लोहे की छड़ को गोलाई में मोड़ना, इस पर बहुत आश्चर्य हुआ। जब धनराम पे बार बार वो उस छड़ को गोल करते ना बना, तब सहसा ही मोहन निर्भीक रूप से उठा और उसने उस छड़ को पकड़ करके अपनी कार्यकुशलता से स्वतः मोड़ दिया। इस काम को देखकर, और दूसरी बात ये कि मोहन पुरोहित खानदान का पुत्र था और ऊंची जाति का माना जाता था, तो ब्राह्मण का लड़का होकर के लोहार का निम्न नीची जाति का काम करे, यह सब देख कर के धनराम को यहाँ बहुत आश्चर्य हुआ है, ये यहाँ प्रकट किया गया है। नेक्स्ट है कि मोहन के लखनऊ आने के बाद के समय को लेखक ने उसके जीवन का एक नया अध्याय क्यों कहा है। देखिए, लखनऊ आने के बाद मोहन के जीवन में परिवर्तन आ गया। यहाँ उसे अपने घर से दूर रहना था, गांव में रहने पर उसकी शिक्षा के दरवाजे बंद थे, यहाँ आकर भी रास्ते खुले, उसे पढ़ने का अवसर मिला, साथ ही उसे नौकरी की तलाश भी रहा करती थी, नौकरी के लिए विवश होना पड़ा। चाहे यह अध्याय बहुत सुखद नहीं था, यद्यपि उसके साथ वहाँ अत्याचार भले ही हुए हों, लेकिन परंतु था तो एक नया अध्याय ही, जो कि उसके पिता के लिए तो बहुत ज़्यादा सुखद था। नेक्स्ट है कि मास्टर त्रिलोकी सिंह कि किस कथन को लेखक ने जवान के चाबुक कहा है। क्या कहा है? जवान के चाबुक कहा है। तो देखिए, जो मास्टर त्रिलोकी चंद इनके गणित के मास्टर थे, वो ये शब्द कहा करते थे कि तेरे दिमाग में तो लोहा भरा है। ये धनराम से कहा करते थे कि तेरे दिमाग में तो लोहा भरा है रे, विद्या का ताप कहाँ लगेगा इसमें। लेखक ने इस व्यंग्य को वचनों को जवान के चाबुक कहा है। सचमुच इन शब्दों की चोट शारीरिक चोट से भी कहीं ज़्यादा अधिक पैनी है। मास्टर जी ने यह कहकर धनराम का मानसिक बल गिरा दिया, क्योंकि उसके मन में बैठा दिया कि वह बस लोहार का काम ही सीख सकता है, वह विद्या सीख नहीं सकता है। ये सब चीज़ यहाँ पर बताई गई है। नेक्स्ट है कि बिरादरी का सही सहारा होता है। बिरादरी का सही सहारा होता है, ये जो वाक्य यह किसने कहा है, तो यह वाक्य बंशीधर तिवारी ने अपनी बिरादरी के युवक रमेश को ही कहा था, क्योंकि वह उसको लखनऊ ले जा रहा था पढ़ाने के लिए। और किस प्रसंग में कहा था कि बंशीधर तिवारी अपने बालक मोहन को पढ़ाई के बारे में चिंतित था। उसने आसपास कोई विद्यालय नहीं था, इसलिए उसने ये सब चर्चा जा कर के रमेश से की, और रमेश ने उनका प्रस्ताव स्वीकार कर लिया कि जहाँ उसके घर में 4 लोग थे, वहाँ 5वां भी सही, वो और खाना खा लेगा, कुछ काम कर लेगा इत्यादि। नेक्स्ट है कि किस आशय से कहा। बंशीधर तिवारी ने उपयुक्त वाक्य कृतज्ञता के भाव से कहा है, क्योंकि उनका आशय यह था कि जाति बिरादरी का ही लाभदायक होता है, एक दूसरे के काम आता है, सहयोग करता है, तो ये उसे भी ज़रूर करना चाहिए। क्या कहानी में यह आशय स्पष्ट हुआ है? इस कहानी में बंशीधर तिवारी का आशय सिद्ध तो नहीं हो सका, क्योंकि रमेश ने जिस सहानुभूति के साथ मोहन को पढ़ाना लिखाना स्वीकार किया था, उसे अपने साथ लखनऊ ले गया था, लेकिन वहाँ जाकर के उसका पूरी तरह से शोषण किया, नौकर की तरह उसको रखा और कई सालों तक केवल रोटी और साधारण सी पढ़ाई का मामूली सी फीस लेकर नौकरी करता रहा। यह व्यवहार बिरादरी के नाम पर एक कलंक के रूप में ही प्रदर्शित हुआ है, यहाँ कोई उत्कृष्ट कार्य नहीं हुआ है। नेक्स्ट है कि उसकी आँखों में एक सर्जक की चमक थी। कहानी का यह भाग, सर्जक मतलब सृजन करने वाला, ये किसके लिए कहा है कि यह वाक्य मोहन के लिए कहा है, और किस प्रसंग में कहा गया है कि जब मोहन ने धनराम के हाथ से एक मोटी छड़ वाले लोहे को लेकर के और उसे बहुत ठीक से मोड़ दिया, तो मोहन ने अपनी ऊंची जाति की परवाह न करते हुए नीची जाति के लोहार के काम के रूप में उस छड़ को संभाल करके जिस कुशलता से मोड़ा,
इस काम को देख करके तो धनराम भी दंग रह गया और ऊंची जाति का होने से नीची जाति का कार्य करने पर भी वह उसके आश्चर्य का विषय ही रहा, जो कि उसके लिए प्रशंसनीय रहा। और यह पात्र विशेष के किन चारित्रिक पहलुओं को उजागर करता है? तो यह कथन मोहन के जाति धर्म निरपेक्ष व्यवहार को उजागर करता है। मतलब अपने धर्म और जाति की परवाह न करते हुए पुरोहित खानदान का पुत्र भले ही हो, ऊंच नीच के भाव से मुक्त होकर के उसने लोहार जैसे निम्न से निम्न काम को या धंधे को सीखा, उसमें कुशलता हस्त की, जिसका अभिमान, जिसके सृजन की चमक आज भी उसके चेहरे पर थी। ये यहाँ पर स्पेशल बताने योग्य है। धन्यवाद।